वेलकम एवरीवन। साथियों, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सेक्टर 26 चंडीगढ़ की रिक्रूटमेंट, जिसकी रिसेंटली आपको चैनल पे प्रिपरेशन देखने को मिलती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, सेक्शन ऑफिसर के लिए और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। तीनों की तीनों पोस्टें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर आपने नेटर के लिए प्रिपरेशन करना है और आपने फॉर्म फिल किया हुआ है। तो मोस्टली हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एएसओ और एसएसए दोनों फॉर्म फिल किए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केवल एसओ का फॉर्म फिल किया है बिकॉज ऑलरेडी दे आर वर्किंग लेवल 4 और लेवल 5। तो लेवल 4 लेवल 5 पे जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है बच्चा, उन्होंने एसओ के लिए आपका सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। अभी हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो अभी हम आपको क्या बताने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ में कैसे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। सारे के सारे वो क्वेश्चन होंगे जो नेटर के किसी ना किसी एग्ज़ाम में 2023 में यानी लास्ट ईयर आपको पेपर में देखने को मिले थे। आपने वो क्वेश्चन ज़रूर पढ़े होंगे या वो पेपर ज़रूर दिया होगा, लेकिन डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में आपको क्या हेल्प मिलेगी, आपको उस क्वेश्चन के अलावा उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस या उस क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज आपकी गेन होगी, आपकी जनरल अवेयरनेस आईक्यू लेवल इंक्रीज होगा। तो आपको जो कैंडिडेट, अब एक उन बच्चों के लिए मैसेज है जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम एएसओ का या एसएसए का कोई फॉर्म फिल किया है, जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं रही है नेटर के एग्ज़ाम की, उन बच्चों को ज़रूर पैटर्न का पता लगेगा, पेपर का लेवल क्या हो सकता है। करंट अफेयर्स के अगर क्वेश्चंस होते हैं पेपर में तो वो आपको कहाँ तक, किस लेवल तक पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपको ज़रूर पता लगेगा कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अगर नेटर ने पूछे हैं तो उनका लेवल क्या है, पैटर्न क्या है। उनसे रिलेटेड आपकी ये अप्रोच रहेगी कि आप जो फर्स्ट टाइम एएसओ और एसएसए का एग्ज़ाम दोगे तो आप नेटर की प्लानिंग को समझ पाओगे, उसके हिसाब से आप आज से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें mannatofficial14@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगी, तो उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। आपका ये सेशन सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, इवन अकाउंट ऑफिसर या स्टेट असिस्टेंट या जो और पोस्टें हैं जिनकी प्रिपरेशन हम नहीं करा रहे हैं, उनको भी इस सेशन से ज़रूर मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ठीक है साथियों, तो अटेंटेटिवली आपने क्लास को गो थ्रू करना है, वीडियो लास्ट तक देखें कंप्लीट नॉलेज के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, द मेडल ऑफ भारत रत्ना इज डिजाइंड लाइक अ लीफ ऑफ। इसका मैं हिंदी में भी आपको समझाते चलूँगा कि जो भारत रत्न का मेडल है उसको किसके पत्ते की तरह डिज़ाइन किया जाता है। अब ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, उसमें से आपने बताना है, पीपल है, बनाना है, सैंडलवुड है या रोज़ है। अब आपको ये बताना है जो मेडल है भारत रत्न का वो किसके पत्ते की तरह डिज़ाइन किया जाता है, क्या पीपल की या बनाना के या सैंडलवुड के या रोज़ के। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर होगा आपका पीपल। ठीक है साथियों, इसका आंसर क्या होगा आपका, आपको पीपल आंसर देखने को मिलेगा। अब ये पीपल क्यों होगा, इसीलिए मैंने आप सबको बोला है कि आपने अटेंटेटिवली क्लास देखनी है, बिकॉज हम डिटेल्ड आपको वो चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो डिटेल्ड सॉल्यूशन देखते हैं इसका। भारत रत्ना जो है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में, यानी देवनागरी हिंदी होता है। ठीक है, और मतलब देवनागरी है जो हिंदी की लिपि है, उस हिसाब से मैं बोलना चाह रहा हूँ। किस पे लिखा जाता है, पीपल के पत्ते पे लिखा जाता है। ठीक है, अब पीपल का ये साइंटिफिक नेम है, आपको फाइकस रिलीजियोसा देखने को मिलेगा, ये आपका साइंटिफिक नेम है, तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, क्या है ये, साइंटिफिक नेम है। तो पीपल के लीफ पे देखने को मिलेगा देवनागरी लिपि में भारत रत्ना। अब एक क्वेश्चन और याद हो गया आपको कि देवनागरी लिपि होती है। ठीक है, अब भारत रत्न है क्या आपका, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान
जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। क्या बोला जाता है हिंदी में इसको? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है। और क्या खासियत है? 1954 में एस्टेब्लिश किया गया था भारत रत्न को दिया जाना। ठीक है, कि भाई उत्कृष्ट योगदान के लिए किसी फील्ड में, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आर्ट हो, या लिटरेचर हो, या सोशल सर्विस हो, इस तरह से ये 1954 में स्टार्ट किया गया और 1954 में दिया गया। जब स्टार्ट किया 1954 में तो उसी टाइम पे ये दिया गया था। अब किसको दिया गया था? सी राजगोपालाचारी। तो ये टोटल मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे 3 पर्सनैलिटी थी जिनको ये दिया गया था। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं 3 पर्सनैलिटी? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, CV रमन। ठीक है, अब ये सारे के सारे आपको पर्सन पता है ना? ये फिजिक्स के नोबेल के लिए जाने जाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, ये आपने कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, इजी है बट थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे आपको याद रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। तो ये लास्ट अवॉर्डेड किए गए हैं अभी 2024 में। 23 में तो दिए नहीं गए थे, या दिए गए थे? अगर दिए गए हैं तो बताना कमेंट करके किसको दिया गया है। तो 2024 में दिए गए हैं कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, चौधरी चरण सिंह को, PV नरसिम्हा राव को और आपका MS स्वामीनाथन को। अब ये MS स्वामीनाथन फेमस पर्सनैलिटी किस चीज़ की हैं आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, अभी फार्मर्स एजिटेशन चल रहा था कुछ टाइम पहले। ठीक है, फार्मर्स एजिटेशन, तो उनसे रिलेटेड भी इनका नाम निकल के आया था MS स्वामीनाथन का, कि भाई आप इनको भारत रत्न तो दे रहे हो लेकिन एग्रीकल्चर की जो फील्ड है या किसान है जो, उनके बारे में क्या कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ थी, इसलिए MS स्वामीनाथन का नाम उस टाइम भी न्यूज़ में था। PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह आप जानते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी और कर्पूरी ठाकुर, ये 5 पर्सनैलिटी हैं जिनको भारत रत्न 2024 से नवाजा गया है। ठीक है, आई थिंक आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। कुछ और भी बताएं इसके बारे में? आप बोलोगे तो डिटेल्ड हम शुरू करेंगे ज़रूर आपके पेपर के टाइम पे, अगर टाइम लगेगा तो। बाकी पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस है जो आपका ASO SSC का, वो यार अपने आप में इतना वास्ट है कि उसके प्रिपरेशन के लिए मटेरियल बनाना उसमें ही काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, बाकी टाइम रहेगा तो पेपर के टाइम पे आपको उस तरह से भी रिवाइज हम ज़रूर कराएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रज्ञान रोवर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन हैज कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट ऑन द मून्स सरफेस। चंद्रमा के सरफेस पर जो चंद्रयान 3 मिशन था, उसका प्रज्ञान जो रोवर है उसने किस चीज़ की उपस्थिति दर्ज की है कि भाई चंद्रमा पे ये चीज़ देखने को मिलती है। अब ऑप्शंस क्या होंगे? पोटेशियम, सल्फर, सोडियम या आपका क्लोरीन। आपने बताना है पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन में से कौन सा ऐसा एलिमेंट था जिसके होने के प्रमाण प्रज्ञान रोवर ने आपको बताए। लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये पेपर में आपके 2023 में, तो चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। ठीक है, तो साथियों आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर सल्फर हो जाता है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर कि किस चीज़ की प्रेजेंस बताई थी? सल्फर की प्रेजेंस बताई थी। चलो थोड़ा सा फैक्ट पढ़ लेते हैं। चंद्रयान 3 जो प्रज्ञान रोवर है उसने कंफर्म किया प्रेजेंस ऑफ सल्फर। अब आपका आंसर ये इस वाली लाइन में देखने को मिल गया। ठीक है, किस पे? नियर इट्स साउथ पोल, क्योंकि आपको पता है साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला कंट्री का कोई रोवर है या पहला कंट्री का मिशन है, वो कौन है? वो ओनली एंड ओनली इंडिया है। ठीक है, कोई नॉर्थ पे गया था, कोई कहीं गया था, लेकिन साउथ पोल पे फर्स्ट टाइम इंडिया गया है। यह बात आपको पहले से ज़रूर पता होगी। मिशन कंसिस्ट ऑफ अ विक्रम लूनर लैंडर एंड अ प्रज्ञान लूनर रोवर। अच्छा, ये लूनर का क्या मतलब होता है? एक तो पता है आपको सोलर होता है, तो सोलर तो सूर्य वाला हो जाता है, और अगर हम लूनर बोलते हैं या लूनर बोलते हैं तो लूनर सरफेस होता है आपका चंद्रमा। ठीक है, ये चंद्रमा के लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था। आगे क्या चीज़ है जो बताऊंगा आपको कि चंद्रयान 3 है आपका लॉन्च किया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई 2023।
होमवर्क का क्वेश्चन यही आ गया। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे ये क्वेश्चन मिलेगा आपको बताने के लिए। सतीश धवन स्पेस सेंटर बताना है आपने कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। इंडिया में ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है आपने बताना है। मिशन का ध्यान रखना है 14 जुलाई 2023 को आपका ये मिशन लॉन्च हुआ था। चाहे 2024 की बात करें या 2025 की बात करें, अगर कोई इस तरह का मिशन नहीं आता है चंद्रमा के रिलेटेड इंडिया के फेवर में, तो तब तक चंद्रयान 3 ही आपका करंट अफेयर की तरह काम करता जाएगा, ठीक है। तो पेपर कोई भी हो चंद्रयान 3 के बारे में ज़रूर पढ़ के जाओ, पेपर कोई भी हो भारत रत्न के बारे में ज़रूर पढ़ के जाओ। बिकॉज ये हैं करंट अफेयर ज़रूर, लेकिन ये आपके लिए स्टैटिक जीके का काम करते हैं जब तक इनसे रिलेटेड फैक्ट्स चेंज नहीं हो जाते हैं, ठीक है साथियों। चलो हेडक्वार्टर, अब किसका हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं इसरो की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, इसरो की बात कर रहे हैं। वो आपका बेंगलुरु में है। इसरो की फाउंडेशन कब होती है आपकी, ये होती है 15 अगस्त 1969, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है इसरो की, आपको पता होगी पहले से, ठीक है। फाउंडर कौन थे, विक्रम साराभाई थे। किसके, इसरो की बात कर रहा हूँ। ये तीनों के तीनों आपके जो फैक्ट है ना, लास्ट वाले फैक्ट, ये आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एब्रीवेटेड एज इसरो, इसरो के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब प्लीज़ अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगा तो अभी के अभी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने प्रिपरेशन करनी है इसी तरह से नीटर की, ठीक है। तो आपको प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2023। थीम बतानी है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पढ़ने में मैं पढ़ सकता हूँ, टाइम लगेगा, ठीक है। बट इसका जो आंसर है वो है आपका फॉरेस्ट्स एंड हेल्थ। ये कैसे पता लगा, ये ऐसे पता लगा, ठीक है। ये अब आपको भी पता लग गया होगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर रहने वाला है आपका फॉरेस्ट एंड हेल्थ। चलो डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को। तो पेपर में थीम पूछी गई थी, आपको डे भी पता होना। पेपर में आपसे थीम पूछी गई थी बट आपको डे के बारे में भी पता होना चाहिए कि 21 मार्च है जो इसका सेलिब्रेशन का डे होता है। कब से सेलिब्रेट किया जाता है, 2022 से सेलिब्रेट किया जाता है, जब से यूनाइटेड नेशन की जो असेंबली है उसमें ये डिसाइड किया गया था 2012 में कि भाई 21 मार्च से हम क्या मनाएंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाएंगे, ठीक है। अच्छा, कोई और फैक्ट होता है तो आपको बताते हैं। अभी थीम है जो पता है आपको फॉरेस्ट्स एंड हेल्थ, ये आपकी थीम थी 2023 की, ठीक है साथियों। आई थिंक इससे रिलेटेड डिटेल जो बतानी थी हमने बता दी। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बताना है इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो वायरस से नहीं होती है, वायरस से होती है पूछते, सोचो आप पहले, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। चिकन पॉक्स, साथियों चिकन पॉक्स वायरस से होती है। डेंगू वायरस से होता है। सबको लग रहा होगा कि मॉस्कीटो से होता है, होता तो मॉस्कीटो से है लेकिन होता क्या है, वो भी एक वायरस ही होता है उसमें भी, ठीक है। कोलेरा है जो हैजा होता है, ये क्या आपका वायरस से है। पोलियो है क्या, ये वायरस से है, ये आपका वायरस से, ये आपका वायरस से था और ये भी आपका वायरस से था। तो आंसर आपका कोलेरा होगा इसमें, ठीक है। जो हैजा होता है वो बैक्टीरिया से होता है ना कि वायरस से होता है, ठीक है। तो आपको आंसर क्या देखने को मिला, कोलेरा आपको आंसर देखने को मिल जाता है। डिटेल्ड समझाते हैं, आपको प्रॉमिस किया है डिटेल सॉल्यूशन के लिए। अब देखो इस सीरीज़ में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना इस क्लास में, आप ये मान के चलना उसके मल्टीप्लाई कर लेना आप 3 या 4 से, कि 4 टाइम्स क्वेश्चंस आप याद कर चुके होंगे जो आपके पेपर में ज़रूर काम आएंगे। बिकॉज प्रीवियस ईयर पेपर ही जो होते हैं, बच्चे कमेंट कर करके पूछते हैं कि क्या पूछते हैं, वो मैं आपसे आज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है।
ऑथेंटिसिटी इस बात की यही है कि ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से ही है, ठीक है। तो ये बच्चे कंफर्म कर सकते हैं जिन्होंने पेपर दिया होगा। देखो चिकन पॉक्स आपका क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। डेंगू है आपका फ्लेवी वायरस से होता है, ठीक है, फ्लेवी वायरस जेनस, और वेरिसेला जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स का होता है। तीसरा आपका आता है कोलेरा, वो होता है आपका वाइब्रियो कोलेरी, दैट इज बैक्टीरिया। यही चीज़ आपको बतानी ज़रूर थी। पोलियो आपका पोलियो वायरस से होता है, ये चीज़ आपकी बैक्टीरिया है। वाइब्रो कोलेरा क्या है, वाइब्रो कोलेरा आपका एक बैक्टीरिया ही है, इसीलिए ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ना कि वायरल डिजीज़ है, ठीक है साथियों। 4 क्वेश्चन अच्छे से समझाए डिटेल के साथ। 5वें क्वेश्चन पे बात करेंगे। ऑक्सीजन इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस नोन एज, किस प्रक्रिया के तहत ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है वातावरण में, किस प्रक्रिया से? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन। सारी प्रोसेस आपको पता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ही एक प्रोसेस है जो आपकी O2 एक बाई प्रोडक्ट की तरह बनाती है, जो हमारा एटमॉस्फेयर में यूज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस सबको पता है, तो क्या होती है फोटोसिंथेसिस? एक वो प्रोसेस है जो प्लांट यूज़ करते हैं किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की, क्या बनाने के लिए? ऑक्सीजन एंड एनर्जी। और जो आपकी एनर्जी होगी वो किसकी फॉर्म में बनेगी? शुगर की फॉर्म में बनेगी। तभी बोला जाता है अगर किसी पेशेंट की शुगर हाई होती है, शुगर हाई हो जाती है, तो इसका मतलब है एनर्जी हाई हो चुकी है। लो हो जाती है तो इसका मतलब एनर्जी काफ़ी लो हो चुकी है। तो बोला जाता है कि शुगर खानी चाहिए, क्योंकि खाएंगे तो उनको एनर्जी मिलेगी, उनका मेटाबॉलिज्म है जो बॉडी प्रोसेस है वो काम करेगा। तो एनर्जी होती है वो आपकी इन द फॉर्म ऑफ शुगर मिलती है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो समझ गए होंगे फोटोसिंथेसिस। हिंदी में क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस को? ये हिंदी वाले बच्चों को अच्छे से पता होगा, है ना। प्रकाश कुछ इस तरह से, पता नहीं कैसे लिखते हैं, संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं इसको, संश्लेषण, हाँ इस तरह से होता है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। चलो 6th क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड डिसऑर्डर विच इन्वॉल्व लेसर हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल? एक ऐसी बीमारी का नाम बताना है, ब्लड का डिसऑर्डर है जो, जिससे आपका क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब सीधा सीधा है कि आपकी बॉडी में आरबीसी कम हो गई है। रेड ब्लड सेल्स, ये कण कम होंगे तभी तो हीमोग्लोबिन कम होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनता ही इनसे है, ऐसे ही है ना। आरबीसी मेन कंपोनेंट होता है। तो कम हो जाने से क्या होगा? देखो सारी की सारी ना आपकी जो बीमारी है वो कंफ्यूज करेंगी आपको, बिकॉज मैं आपको आंसर के थ्रू बताऊंगा। इसमें एनीमिया आंसर होगा, ठीक है। एनीमिया में ही बोला जाता है कि भाई खून कम हो जाता है। अब कम की बात कर रहे हैं हम मेनली। जेनेटिकली डिसऑर्डर तो बताया नहीं हमने आपको। अगर जेनेटिकली वर्ड यूज़ करते हैं तो आंसर चेंज हो जाता। बताऊंगा क्या चेंज होता। एनीमिया आपका कब होता है? जब ब्लड में प्रॉपर अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं तब। ये कब होता है? जब बॉडी आपकी प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं बना पाती है, तब एनीमिया होता है, ठीक है। तो एनीमिया क्या बोलेंगे? खून की कमी को भी एनीमिया कहा जाता है। अब एक बीमारी है, ये भी ब्लड डिसऑर्डर है, बट आपका ये क्या है? ये थैलेसेमिया है। बट थैलेसेमिया जो है वो आपकी इनहेरिटेड डिजीज़ है, आनुवांशिक बीमारी है ब्लड का ही डिसऑर्डर ये भी। इसमें क्या हो जाता है? इसमें भी आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन को मॉडिफाई करके मैं आपको पूछता कि भाई ऐसी बीमारी जिसमें लेसर हीमोग्लोबिन होते हैं बट इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, तो आपका आंसर वहीं के वहीं एनीमिया से चेंज होके क्या हो जाता? थैलेसेमिया हो जाता। और अगर थैलेसेमिया के थ्रू भी मैं लिखता इस लाइन को कि थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर दैट कॉजेज योर बॉडी टू हैव लेस हीमोग्लोबिन देन नॉर्मल एंड दिस लेस हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज, तो उसको हम एनीमिया आंसर बोलते। समझ आया? एनीमिया को थैलेसीमिया नहीं बोल सकते बिकॉज इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगर समझाने का तरीका बेस्ट लगता है तो कमेंट में लिख के जाना आपको तरीका हमारा समझ में आया नहीं आया। और उनको भी हम ज़रूर बोलेंगे, जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये सजेस्टिव कुछ हो सकता है, कुछ और सुझाव उन्होंने देने हैं, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर जाएं। ल्यूकेमिया क्या है आपका? ल्यूकेमिया कोई ब्लड डिसऑर्डर है, बट ये एक कैंसर की फॉर्म का ब्लड डिसऑर्डर है। यानी ब्लड सेल का जब कैंसर होता है तो उसको ल्यूकेमिया बोला जाता है। क्लियर? हेमोफीलिया क्या होता है? जिसमें ब्लड आपका क्लॉट ही नहीं होता। क्लॉट क्या होता है? ये हिंदी वाले बच्चों के लिए समझा देता हूँ। क्लॉट होता है थक्का। क्या होता है? थक्का। थक्का किसको बोलते हैं? थक्का जमना उसको बोलते हैं जब ब्लड आपका रिलीज हो रहा होता है तो कुछ टाइम के बाद वो रुक जाता है, येलो कलर की जो फॉर्म है उसके ऊपर बनने लग जाती है, इसी को आपका थक्का बोलते हैं। किस चीज़ की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है? अगर विटामिन के की कमी है बॉडी में तो भी आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता, और इस तरह के डिसऑर्डर को हेमोफीलिया बोला जाता है। अब देखो, क्वेश्चन मैंने आपको एक कराया, उससे रिलेटेड फैक्ट मैंने आपको 4-5 बताए, तो मैं कह सकता हूँ कि 4 क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे अच्छे से। तो यही अप्रोच रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाएं क्वेश्चन के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ आए। चलो 7th क्वेश्चन पे बात करेंगे। हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस टाइम पे ब्रिटिश शासन का वायसराय कौन था जिनके अंतर्गत, जिनकी लीडरशिप में जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था? तो लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, या लॉर्ड हार्डिंग थे? तो देखो, इसका आंसर मैं आपको अभी बता देता हूँ, लॉर्ड चैम्सफोर्ड इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा साथियों? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आपने ध्यान रखना है, कर्जन का भी कुछ पता होगा, ये फैक्ट मैं अभी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है? होमवर्क ही समझ लेना इसको। जो आपका जलियांवाला बाग मैसेकर है, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, आपने डेट बतानी है कब हुआ था। ठीक है, आपने क्या करना है, ईयर के साथ साथ मुझे डेट भी बतानी है ताकि पता लगेगा कि ये कब हुआ था। ठीक है, चलो। लॉर्ड इरविन का क्या है? लॉर्ड इरविन को एक ब्रिटेन में जो डिक्लेरेशन साइन हुआ था जिससे बोला था कि भाई इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन समझते हो ना, कि अपना खुद का शासन, इस तरह की कुछ चीज़ें। तो ये लॉर्ड इरविन का डिक्लेरेशन था, इसलिए ये जाना जाता है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड कर्जन का क्या था? ए पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए मेनली जाने जाते हैं, जो आपका 1905 में हुआ। ये मैंने लिख दिया था, अगर ये नहीं लिखता तो ये भी होमवर्क क्वेश्चन होता आपका भी। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड आपको जलियांवाला बाग मैसेकर से हम बता ही चुके हैं अभी। 8th क्वेश्चन की बात करेंगे। 7th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो जिन बच्चों को, वो वीडियो लाइक जरूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा? अच्छा, फादर ऑफ आयुर्वेदा बताने, आयुर्वेदा के जनक कौन है? चरक हैं, वसुमित्र हैं, मथारा हैं, अश्वघोष हैं। तो अश्वघोष को तो बच्चे ऐसे कट कर देंगे, ये भी नाम सुना ही नहीं होगा। अब वसुमित्र और चरक, इनमें से आपको क्लियर कर लेना है, तो आंसर चरक होगा इनका। क्या होगा? चरक इनका आंसर होगा। और चरक ने ही क्या लिखी थी? चरक संहिता लिखी थी, याद है ना? चरक ने ही क्या लिखा था? चरक संहिता। और इन्हीं को जाना जाता है आयुर्वेद का जनक, फादर ऑफ आयुर्वेदा। चलो, वसुमित्रा कौन थे? तो वसुमित्र है या वसुमित्रा, यह आपका एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, भिक्षु थे। ठीक है, मॉन्क बोला जाता है। अश्वघोषा एक फिलोसोफर थे, पोइट भी थे, जिनको इंडिया का कालिदास बोला जाता है, कालिदास से पहले, यानी ग्रेटेस्ट पोइट बोला जाता है इनको कालिदास से पहले। और फादर ऑफ संस्कृत ड्रामा भी अश्वघोष को ही बोला जाता है। आपने याद रखना है, फादर ऑफ संस्कृत ड्रामा अश्वघोष, इंडियाज ग्रेटेस्ट पोइट बिफोर कालिदास अश्वघोष, अ बुद्धिस्ट मॉन्क इज वसुमित्रा। 3rd स्टेटमेंट की बात करेंगे, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो। Which of the following is the hallmark feature of the Dravid style of temple architecture? आपने कमेंट करके बताना है, जो द्रविड़ स्टाइल है ये कहाँ पे होती है? नॉर्थ में होती है, साउथ में होती है, ईस्ट में होती है, वेस्ट में होती है?
ठीक है, द्रविड़ स्टाइल में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये कहते हैं कि उनका शिखर होता था, गोपुरम होता था, विमाना होता था, या ऑल ऑफ दीज होता था, ठीक है। शिखर, गोपुरम, विमाना, इनके बारे में आप पढ़ोगे आपको पता लगेगा, बाकी ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। तो साथियों इसका आंसर आपको क्या देखने को मिला, ऑल ऑफ दीज। समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। समझाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि वो मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है कि द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो आपका नॉर्थ में है या साउथ में है, या ईस्ट में है या वेस्ट में, वो आपने बताना है। फीचर्स में मैंने आपको बता दिया, गोपुरम भी होता है, उसका विमाना भी होता है, और उसका क्या होता है, एक चीज़ और थी जो हमने आपको बताई थी, वो है साथियों शिखर, ठीक है। शिखर भी होता है, चोटी भी होती है, गोपुरम भी होता है और विमाना भी होता है। जगह का नाम है, पैलेस है एक, ये हिस्टोरिकल है भाई और आर्कोलॉजिकल भी है, लेकिन ये है किस स्टेट में ये आपने बताना है। असम, उड़ीसा, मणिपुर, मेघालय, किस में है ये, तो ये आपका देखने को मिलेगा आपको मणिपुर में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मणिपुर की कैपिटल, वीडियो अभी पॉज करो और कैपिटल कमेंट करके बताओ, क्योंकि कैपिटल कमेंट करके बताओगे उसके हिसाब से ही मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है साथियों। चलो, मणिपुर आंसर होगा। कांगला जो है उसको ऑफिशियली कांगला फोर्ट बोला जाता है, क्योंकि एक ओल्ड फोर्टिफाइड पैलेस है, किलेबंदी की जाती थी जिन महलों की, इम्फाल में है ये, ठीक है, मणिपुर स्टेट के। अब कुछ क्वेश्चन पूछा है जो मैंने अभी पूछा है ना, वो शायद आंसर यहीं कहीं है आसपास, आपको दिख रहा होगा, लेकिन बताना आपने, कि मैं नहीं बताऊंगा आपको। आर्किटेक्चरल स्टाइल जो इस कांगला पैलेस की है, ये किसी और की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कांगला पैलेस की हम बात कर रहे हैं। तो ये मैती आर्किटेक्चर में थी, और जब भी आपको मैती कम्युनिटी के बारे में पूछा जाएगा ना, तो आपका आंसर मणिपुर होगा, धड़ल्ले से, ठीक है। आपने मणिपुर याद रखना है, क्योंकि एक ट्राइब होती है, ट्राइब की आर्किटेक्चर होगी, ट्राइब का सब कुछ होगा, तो मैती आर्किटेक्चर होगी, मैती ट्राइब, मणिपुर, ठीक है। 11वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम। आपके सामने ऑप्शंस हैं कर्नाटका, गुजरात, मणिपुर, केरला। क्या आपका आंसर होगा इनमें से, वो आपने बताना है कमेंट करके। तो साथियों पॉपुलर डांस है, पेपर में कई बार पूछा गया है, थेयम डांस के बारे में। तो थेयम डांस जो है आपका वो आपका केरला का होता है, ठीक है। कौन से स्टेट का होता है, केरला का होता है। अब आपने क्या करना है, केरला की मुझे कैपिटल अभी कमेंट करके आपने बतानी है, ठीक है। केरल की राजधानी के बारे में आपने कमेंट जरूर करना है। केरल आंसर होगा। थोड़ा सा जस्टिफिकेशन देखते हैं, समझाते हैं आपको थेयम के बारे में कि रिचुअल डांस है वो। अब रिचुअल समझते हो ना, रीति रिवाज को बोलते हैं रिचुअल। किसको बोलते हैं, रीति रिवाज। जो हमारे ट्रेडिशनली पूर्वजों का होता है वो चीज़ होती है रीति रिवाज। तो रिचुअल डांस ऑफ केरला आपका थेयम होता है, ठीक है साथियों। और फेमस है ये नॉर्थ केरला में। किस में फेमस है, नॉर्थ केरला। केरला का तो है ही, लेकिन उसमें से भी फेमस है ये नॉर्थ केरला में, जिसको मालाबार क्षेत्र बोला जाता है। सुना है ना आपने, मालाबार कोस्ट है ये के, तो मालाबार रीजन में बड़ा फेमस है नॉर्थ केरला में ये, ठीक है। ये आपको बताना ज़रूरी था यहाँ पे। चलो साथी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज, ये इग्नोर करना आप इसको, व्हाट इज सागी फुल। अब ये सैगी फुल है या सागी फुल है, पंजाब के कैंडिडेट ज़्यादा बता पाएंगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। सैगी फुल बोलते हैं, सागी फुल बोलते हैं इसको। तो पंजाबी कल्चर में क्या होती है ये, कोई फ्लावर का नाम है, किसी फोक डांस का सॉन्ग का नाम है, या कोई आभूषण है, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो साथियों आपको बता देता हूँ, ना म्यूजिकल है, ना कोई फोक सॉन्ग है, ना कोई फ्लावर है, ये आपका एक ऑर्नामेंट है, आभूषण है। जो भी पंजाब के कैंडिडेट नेटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो को पॉज करना है, बताना है कि ये ऑर्नामेंट तो है, लेकिन इसको मेल पहनते हैं या फीमेल, बस इतना सा मुझे बता दो, ठीक है, मेल या फीमेल, क्योंकि आपको हम बताने वाले हैं थोड़ी देर में। साथियों एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन हमने आपको अभी बताया कि भाई पंजाबी लेडीज़ हैं जो, वो इस ड्रेस को पहनती हैं गिद्दा के टाइम पे। अब गिद्दा भी पूछा जाता है, बड़ा फेमस है, पेपर में बहुत आता है गिद्दा के बारे में। तो गिद्दा कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, पंजाब स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। और जो सगी फुल है आपकी,
वो पहनने का भी देखो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, आंसर है, हेड पे पहना जाता है। यानी जैसे आपका ये फेस है, यहाँ पे सर है, ये सर के यहाँ पे सैगिफुल है जो सर पे पहना जाता है। किस तरह से पहना जाता है आप गूगल पे जाके इनकी इमेजेस देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलो 13 क्वेश्चन की बात करेंगे। फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन इन सिक्किम। अच्छा, इस क्वेश्चन को तो मुझे लगता है हर कोई कर देगा, इसकी कोई डिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, बिकॉज देखो लेपचा, भूतिया, पंजाबी, हिंदी, भाई कुछ भी बोला जाए, पंजाबी तो बोली नहीं जाती होगी सिक्किम में। हिंदी भी बोल लेंगे वो समझ लेंगे यार, पर पंजाबी नहीं समझ पाएंगे, बोल पाएंगे, है ना। तो सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा, और सिक्किम का क्या होगा, पंजाबी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो 14 क्वेश्चन की बात करेंगे। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था कि भाई ये हमारी आधिकारिक भाषा होगी, ऑफिशियल भाषा होगी, तो संघ के, यूनियन के किस आर्टिकल में इस बात को बताया गया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ना आर्टिकल हैं, अलग से मत समझना इस चीज़ को कि ये आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सारे 342 में, 383 में, 343 में, या सभी में। सभी में तो है नहीं। ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ा है, हिंदी दिवस के बारे में नॉलेज है, वो बताएंगे कि इसका आंसर 343 होगा। यानी 343 इज द आंसर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इन यूनियन लिस्ट या यूनियन आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल 343 बताता है आपको कि जो यूनियन है ना वो हिंदी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करेगा देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। आर्टिकल 342 जो है वो आपको एसटी के बारे में बताता है। एसटी पता है आपको, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति बोला जाता है। आर्टिकल 383 भी लिखा हुआ था ऑप्शन में, तो बता देते हैं हम आपको। ये होता है गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस। पहले प्रोविंस थे ना, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी पढ़ते होंगे आप, प्रोविंसेस, तो वो प्रोविंसेस अब तो है नहीं, तो ये आर्टिकल को भी ओमिट कर दिया गया है। ओमिट मतलब अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नेटर ऐसा इंस्टीट्यूट है आपको जरूर दिखाएगा भाई, है ना। तो 383 आपको ऑप्शन में देखने को मिला, लेकिन हमने आपको समझा भी दिया है। कैरो एक कैपिटल सिटी है किसी कंट्री की, आपने बताना है कौन सी कंट्री की वो कैपिटल सिटी है। ग्रीक की है, जॉर्डन की है, कुवैत की है, इजिप्ट की है। तो देखो आंसर तो मैं बता दूंगा आपको कि ये इजिप्ट की है, यूनान, इसी को बोलते हैं ना शायद, यूनान। इजिप्ट को यूनान बोलते हैं, चलो बताना, किसी बच्चे को पता होगा इजिप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना, यूनान बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, बताना कमेंट करके। तो आंसर आपको पता लग गया, इजिप्ट इसका आंसर है। अब हम बताएंगे आपको कैपिटल और कंट्री के बारे में ऑप्शन के हिसाब से। ग्रीक है जो, उसकी आपकी एथेंस है। अब एथेंस आपको पता है सब किसी बच्चे को कि फेमस है, पुराना क्वेश्चन जब हम कभी ओलंपिक का पढ़ते हैं तो। अब ओलंपिक से ऐसी क्या चीज़ है जो एथेंस से रिलेटेड है, कमेंट करके आप बताओगे, है ना। या फिर ऐसे कर लो, मैं आपको अभी 2-3 कंट्रियों के बाद में बताने वाला हूँ ओलंपिक के बारे में। ठीक है, जॉर्डन की अम्मान है, कुवैत की कुवैत सिटी है, और इजिप्ट की कैरो है। अब जो ये कैरियो है या कैरो बोलते हैं, यही इजिप्ट की राजधानी है, जो हमने क्वेश्चन में आपसे पूछा था। इस क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि ओलंपिक से क्या लेना देना है। तो मॉडर्न ओलंपिक्स है ना, जो एक तो प्राचीन थे हमारे, एक मॉडर्न ओलंपिक जो स्टार्ट हुए हैं। मॉडर्न ओलंपिक की स्टार्टिंग आपकी हुई थी एथेंस में, ग्रीक में। ठीक है, तो इस वजह से आपको मैंने पूछा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपको देखने को मिलेगा द ऑथर ऑफ वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर सीरीज वॉज अरुंधति रॉय, जेके रोलिंग, तस्लीमा नसरीन और सलमान रश्दी। तो देखो हैरी पॉटर सीरीज पुरानी सीरीज है, सब बच्चों को पता है ये, तो ये आपकी है जेके रोलिंग। अब आपने बस इतना सा काम करना है, अभी तक ये बात शायद आपको नहीं पता होगी जेके रोलिंग के बारे में। मुझे बस इतना सा बता दो, कंट्री कंट्री मैं आपको बता दूंगा। ये बता दो कि जेके रोलिंग मेल आपके थे ऑथर या फीमेल, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जिनको अभी तक पता नहीं है या उन्होंने फ़ोटो नहीं देखी है कि जेके रोलिंग कौन है। सुना तो बड़ा होगा जेके रोलिंग के बारे में, लेकिन पता नहीं होगा।
तो आंसर जेके रोलिंग है इनका। मैं बता देता हूँ जेके रोलिंग ब्रिटिश ऑथर हैं, फेमस होते हैं ये हैरी पॉटर सीरीज़ के लिए, ठीक है, जो आपसे पेपर में पूछा जाता है। लेकिन आपने कमेंट में मुझे बताना ज़रूर है कि वो मेल थे या फीमेल थे। नहीं पता है तो आप गूगल पे ट्राई करके भी बता सकते हैं, बट आपको आज अगर पता लग जाएगा तो आपको हमेशा इस चीज़ का पता रहेगा कि जेके रोलिंग की जो हम बात करते थे वो मेल था या फीमेल था, ठीक है। चलो, वो मैंने बता ही दिया आपको, ब्रिटेन से थे, ब्रिटिश थे। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम्स ऑटोबायोग्राफी? पुराना क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, सीधा आंसर विंग्स ऑफ फायर। तो इसके अलावा कुछ ऑप्शंस दिए हैं, अगर ये किसी की ऑटोबायोग्राफीज अगर हैं तो हम आपको अभी बताने वाले हैं, ठीक है साथियों। फिर हम क्या करेंगे, आपको अभी इस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो विंग्स ऑफ फायर आंसर है। चलो देखते हैं। स्काई इज़ द लिमिट। अब जो स्काई है ना, ये राल्फ के मानले या मैनले, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। माई मेमोरीज, मांगे राम निम्भल प्रेम। अब जो निम्भल प्रेम आपको नाम देखने को मिलेगा ना, यहाँ पे एक कॉमा कॉमा से ऊपर की तरफ लगाए दिखाई देंगे, ठीक है, कॉलन, ये जैसे इन्वर्टेड कॉमा तो डबल डबल होते हैं, आपको सिंगल सिंगल देखने को मिलेगा। मतलब हिंदी में अगर मैं कहूँ तो आपको ऐसे नाम में देखने को मिलेगा, मांगे राम निम्भल, और यहाँ पे ऐसे कॉमा लगा के प्रेम, ठीक है। ये जिन राइटर की या ऑथर की मैं बात कर रहा हूँ, विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टेक्स्ट। अच्छा साथियों, आप देख रहे होंगे स्लाइड में ये ए हर बार आ जाता है, पता नहीं कैसे गलती से हो गया। तो एक दो क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा, इग्नोर समझना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको बताना है डायरेक्ट टैक्स कौन सा है कौन सा नहीं है। पहले तो है पता होना चाहिए। अब मैं आपको अभी बता देता हूँ, वेल्थ भी है, इनकम भी है, गिफ्ट भी है, बट यार सेल्स है ना, उस पर आप डायरेक्टली पे नहीं करते हो, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। लेकिन आपको पता कैसे लगेगा यार डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट कौन सा? तो आज अभी आप समझ लोगे तो आपकी मेमोरी में फिट होगा। मैं भी समझा देता हूँ आपको इस चीज़ को कि कौन से डायरेक्ट होते हैं और कौन से इनडायरेक्ट होते हैं। आंसर होगा आपका सेल्स टैक्स, बिकॉज सेल्स टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली लगाए जाते हैं किसी आयकर दाता पे, टैक्स पेयर पे, और सीधा वो बंदा उनको पे करता है। जिस भी अथॉरिटी के पे करना होता है उसको वो डायरेक्टली पे करता है, तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स हो जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो गुड्स पे या कोई सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, उन चीज़ों पे अगर लगाया जाता है और फिर इंडिविजुअली है वो बीच में किसी को देता है, यानी इंटरमीडिएटरली को देता है, उसके बाद वो टैक्स सबमिट होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। अब अभी ये सेल्स टैक्स तो वही बात थी ना, कोई चीज़ बेच रहे हो, कुछ कर रहे हो, अगर वो हमने खरीदी है या बेची है, उस पर अगर हमें टैक्स देना पड़ रहा है तो हम तो उस बंदे को या एजेंसी को पे कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या है, वो उनको गवर्नमेंट को पे करेगी, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप टॉपिक समझ में आया होगा। और जो बर्डन है डायरेक्ट टैक्स का, वो डायरेक्टली शिफ्ट नहीं किया जाता किसी पर्सन पे, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो डायरेक्ट टैक्स आपको खुद झेलना होता है, वो डायरेक्टली इंडिविजुअल पे करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या किसी को, ठीक है। अच्छा, आप समझोगे कैसे कौन से डायरेक्ट कौन से इनडायरेक्ट? अभी समझा देता हूँ, समझ लेना। इनकम टैक्स होता है, सैलरी से कटेगा भाई, आपको खुद देना पड़ेगा। कैपिटल गेन टैक्स, अगर आपकी असेट्स हैं, जो आपके पास प्रॉपर्टी है कुछ भी, अगर वो आप बढ़ाते चले जाओगे तो आप उस पर भी पे करोगे, हाउस टैक्स की तरह समझ के चलो आप। वेल्थ टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, परक्विस्टिक टैक्स। अब ये लाइन मुझे 99% कह सकता हूँ मैं, बच्चों ने आज पहली बार पढ़ा होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है आपने और समझ लेना है क्या होता है आपका परक्विस्टिक टैक्स, ठीक है। सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स नए हैं ये, लेकिन आपको क्या करना, अगर ये 5-6 आपने पढ़े तो डायरेक्ट टैक्स का आपको समझ में आ जाएगा। पेपर में आपको इनके अलावा ऐसा कुछ पूछने को नहीं मिलता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जनरली बात करते हैं जीएसटी पे करो, जीएसटी पे करो तो आपका इनडायरेक्ट है। एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती है, इनडायरेक्ट है। सेल्स अभी इस क्वेश्चन के थ्रू बताया। वेट होता है आपका वैल्यू एडेड टैक्स,
ये भी आपका इनडायरेक्ट है, और सर्विस टैक्स जो होता है आपका वो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये थे आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अब इन फ्यूचर इनडायरेक्ट या डायरेक्ट का अगर कुछ पूछा जाता है तो मुझे पूरा भरोसा है आप सही करके आओगे। ठीक है साथियों, दोस्तों 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद है आप बोर बिल्कुल नहीं हो रहे होंगे। इसी तरह से आप क्वेश्चंस को पढ़ते चलेंगे तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 आपके क्वेश्चन याद होते जाएंगे और आपकी एक मेमोरी का लेवल अप हो जाएगा, आप पेपर को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। तो अर्जुन अवार्ड के बारे में बताना है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फटाक से आपको पता लग जाएगा कि भाई ये स्पोर्ट्स का होता है ना, स्पोर्ट्स के फील्ड में ही दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। ओके, 20th क्वेश्चन देखते हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बताना है जो दिया जाता है एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, और जो अवार्ड आपका बनाया गया इंडिया के किसी फेमस लीडर के नाम पे, तो फेमस लीडर यूनिटी। अब आपको याद आना चाहिए क्या है वो यूनिटी वाला स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ बना है, कमेंट करके बताना है। ये मैं बता दूंगा किसके लिए बना है, ठीक है, बिकॉज आंसर में वही है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है अगर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की मैं बात करता हूँ। वैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मैंने क्वेश्चन में पढ़ाया था, कौन सा था आपका, भारत रत्न था। ठीक है, भारत रत्न जो है आपका वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात करेंगे ना तो उसमें सबसे बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से होता है। क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया डजंट प्रोवाइड फॉर इम्पीचमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, भारत के संविधान में इनको किसको इम्पीच करना, निष्कासित करना नहीं बताया गया है। क्या चीफ जस्टिस को हम इम्पीच कर सकते हैं? कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को कर सकते हैं? कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल। गवर्नर को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसका आंसर मैं अभी बताने वाला हूँ। ये देखो आपका आंसर, आंसर आपका ये होगा कि गवर्नर जो होता है वो अपने ऑफिस को ही प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होल्ड करता है। अब प्लेजर का यहाँ पे मतलब होता है जब तक राष्ट्रपति को लगता है ये गवर्नर रहने चाहिए तो रहेगा, जिस दिन राष्ट्रपति हटा देंगे उस दिन हट जाएगा। क्लियर। तो इसीलिए क्या है, ये आपका इम्पीचमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इनको। क्यों इम्पीच क्यों करना, जिस दिन प्रेसिडेंट ने बोला उस दिन इम्पीच, मतलब पोस्ट से हटे समझो। इसलिए इसका इम्पीचमेंट देखने को नहीं मिलता गवर्नर की पोस्ट का। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं बनाया है जो गवर्नर को उसके ऑफिस से हटाने की बात करता हो। तो इसलिए इम्पीचमेंट जब बनाया ही नहीं है तो होगा ही नहीं भाई। क्लियर। 22 क्वेश्चन की बात करेंगे। इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ही सी मे डू सो बाय राइटिंग टू। अब वो किसको लिखेगा भाई, मुझे रिजाइन करना है, रिजाइन तो साइन करना पड़ता है ना किसी के नाम पे लिखना पड़ता है। तो सीधी सी बात है बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट को लिखेगा। अब मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करता है तो वाइस प्रेसिडेंट को लिखता है, वीपी को, और वाइस प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करता है तो प्रेसिडेंट को लिखता है, मतलब एक दूसरे को आपस में लिखते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। चलो, आंसर हुआ आपका वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे आपने कमेंट करके बताना है। आपने ये बताना है फर्स्ट वीपी ऑफ इंडिया। देखते हैं कितने बच्चों को ये बात पता होगी। द टर्म JN1 एंड पिरोला आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जब आपका पेपर में पूछा गया उससे पहले हमने करंट अफेयर की मैराथन क्लास ली थी अपने चैनल पे, उसमें डिट्टो ये क्वेश्चन पढ़ाया था और बच्चों को पता था, बच्चे करके आए थे। अच्छे अच्छे रिव्यू हमें देखने को मिले कि सर ये कोविड-19 का डायरेक्ट क्वेश्चन आपके करंट अफेयर की मैराथन क्लास से हमें देखने को मिला। तो उन्हें ज़रूर हेल्प मिली एक दो क्वेश्चंस की जो आपको डायरेक्टली हमारी क्लासेस से देखने को मिले। ठीक है, जब आप देख ही रहे हो अब इस पूरी सीरीज में कितने आपको कितने आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिले, आप समझ पाओगे कि करंट अफेयर के क्वेश्चन लीटर में ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5, इससे ज़्यादा करंट के क्वेश्चन नहीं आते हैं किसी भी पेपर में। ठीक है साथियों, तो कोविड-19 इसका आंसर हो जाएगा JN1 एंड पिरोला का।
24वां क्वेश्चन देखेंगे, एज पर WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। अच्छा बच्चों, एक चीज़ डिस्क्लोज करूँगा आपसे अभी। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर पुरानी वीडियो जो थी हमने MTS के लिए बनाई थी, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए बनाई थी, हिंदी की क्लासेस बहुत थी हमारे चैनल पे, ठीक है, कंप्यूटर की क्लासेस थी, मैराथन क्लासेस थी, PGI की रिक्रूटमेंट का पूरे 1-1.5 साल मिशन मोड के अंदर अंदर जो कुछ हुआ, बहुत सारी 50-60 वीडियो, मतलब टोटल की आप देखोगे तो 200 के आसपास वीडियोस थी जो आपको हमारे अब चैनल पे देखने को नहीं मिलेंगी। तो उसका रीज़न मैं आपको सिंपल ये बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि नेटवर्क की वजह से हमने वो वीडियो कट की हैं। वो वीडियो आपकी कट की गई हैं कि कुछ ना कुछ पहले बच्चों के कमेंट आते थे कि वीडियो के ना बैकग्राउंड में एक साउंड सुनाई देती थी म्यूजिक की, जिससे उनको 1-2 बच्चों का कमेंट भी आया कि भाई डिस्टर्बेंस लगता होगा। बाद में हमें भी लगा कि वो सजेस्टिव तरीका ठीक है उनका, तो इसलिए क्या है वो वीडियोस आपकी हटा दी गई हैं वहाँ से, है ना। तो अब इन फ्यूचर आपका कौन सा एग्ज़ाम है, ASO का है, SSA का है, SO का है। इस एग्ज़ाम में जितना भी हिंदी, कंप्यूटर, इंग्लिश जो पूछा जाएगा आपको क्लासेस ज़रूर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस आप पोस्ट स्पेसिफिक पे फोकस रखो, बिकॉज पोस्ट स्पेसिफिक का 60%, जिसमें आपका 15% के अराउंड कंप्यूटर क्वेश्चंस भी होते हैं, बहुत मायने रखेगा आपके सिलेक्शन के लिए। हिंदी इंग्लिश की बात करोगे मैराथन के वे में या कुछ दूसरे तरीके से हम पढ़ाएंगे, लेकिन पहले ख़त्म करेंगे आपका 60% सिलेबस, ठीक है साथियों। चलो तो टॉपिक पे वापस चलते हैं। अच्छा, WHO ने एक टीबी रिपोर्ट निकाली जिसमें बताया गया, अब ये रिपोर्ट है ना, ये 2022 में नहीं आई, 2022 में जितने केसेस आए टीबी के, ये रिपोर्ट 2023 में पब्लिश होती है, लगभग नवंबर के आसपास। उसमें उन्होंने पूछा था कि भी सबसे ज़्यादा केस कौन से देश में निकले, तो अब सबको लगेगा चाइना में निकले होंगे, तो चाइना में नहीं निकले थे वो दोस्तों, इंडिया में निकले थे। कहाँ पे निकले थे? इंडिया में निकले थे, इसलिए आपका आंसर होगा यहाँ पे इंडिया। अच्छा बच्चों, इंडिया होगा किस तरह से होगा, सोचने वाली बात है ये। टीबी आपका ट्यूबरकुलोसिस होता है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आए 2022 में इंडिया में। थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में कि टीबी है आपका प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल डिजीज़ है, इलाज हो सकता है इसका। फिर भी 2022 में टीबी के जो सबसे ज़्यादा सेकंड लीडिंग केस ऑफ डेथ है ना, मतलब कोविड एक बीमारी थी, बहुत लोगों की डेथ हुई, कोविड के बाद अगर किसी बीमारी से हाईएस्ट डेथ हुई है तो वो टीबी से हुई है। हमें लगता नहीं इतना ये खतरनाक है, बट है ये खतरनाक। क्योरेबल है अगर आप ट्रीटमेंट अच्छे से लेते हो तो, ठीक है। जितनी डेथ आपकी, ये डाटा मैं आपको WHO को बता रहा हूँ, जितनी डेथ आपकी HIV और एड्स से होती हैं उससे डबल डेथ होती है टीबी से। जितनी डेथ आपकी कोविड से होती है उससे थोड़ी कम या कुछ कम जो भी है, दूसरे नंबर पे आता है टीबी से डेथ। याद रखना इस बारे में। इंडिया के जो टोटल केसेस थे वो 2022 में आपको देखने को मिले थे 2.8 मिलियन, जो 27% ऑफ ग्लोबल बर्डन को बनाते हैं। यानी अगर 100% जैसे हम कैलकुलेट करें बीमारी के बारे में टोटल वर्ल्ड में जितनी आई, उनमें से 27% केवल इंडिया में आई, इसीलिए इंडिया सबसे ज़्यादा बीमारी का बन गया यहाँ पे। WHO का हेडक्वार्टर आपने बताना है। WHO का हेडक्वार्टर साथियों होता है आपका जेनेवा। जेनेवा कहाँ पे है? ये आपका स्विट्जरलैंड में है। ये आपको याद होगा नहीं, मैंने बता भी दिया है, ठीक है। चलो, वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करेंगे जरूर। पेपर अच्छे पेपर्स में ये पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि भाई 7 अप्रैल को आपका मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे WHO का फॉर्मेशन कब हुआ। वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ, इसीलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है आपका हेल्थ दिवस, यानी स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को मनाया गया बिकॉज आपका WHO का फॉर्मेशन होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाता है, ठीक है साथियों। तो ये कुछ की फैक्ट थे जो हर क्वेश्चन के साथ साथ हमने आपको बताए हैं। वीडियो अभी जो साथी जुड़े हैं वीडियो पे या जो देख रहे हैं वीडियो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन रखें। हमारे टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर आपको इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक होंगी। पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। कौन सी इंडियन सिटी है जिसको यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में लिटरेचर कैटेगरी में, अब एक यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की लिस्ट आती है, ठीक है। उस लिस्ट में जैसे म्यूजिक कैटेगरी होती है आपकी, कोई भाई लिख देगा लिटरेचर कैटेगरी होगी आपकी, या फिर मॉन्यूमेंट से रिलेटेड होगी,
तो लिटरेचर कैटेगरी में आपने बताना है कौन सी सिटी को ऐड किया गया है। आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे कोझिकोड। ठीक है, तो कोझिकोड कहाँ पे है आपने बताना है कमेंट करके कि कौन से इंडियन स्टेट में या यूटी में आपका लाई करता है कोझिकोड। ठीक है, चलो। यूनेस्को ने ऐड की है 2 इंडियन सिटीज जैसे ग्वालियर और कोझिकोड। अब ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी आपको बता देता हूँ पेपर में जो आया था। ठीक है, क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में। अच्छा, जो ग्वालियर है उसको तो म्यूजिक कैटेगरी में जोड़ा गया था और जो कोझिकोड है उसको जोड़ा गया था आपके लिटरेचर की कैटेगरी में, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे नेटर ने पूछा और नेटर के पेपर में आपको ये देखने को मिला। ठीक है साथियों, तो एक के साथ मैंने आपको दोनों पढ़ा दिए हैं, ये आपने याद रखने हैं। अब साथियों क्या है, आपके टोटल हो चुके हैं 25 क्वेश्चंस और ये सीरीज़ कंटिन्यूसली हम कर रहे हैं। अभी 25 का मैं आपको कह सकता हूँ आप 4 से मल्टीप्लाई करो और 100 क्वेश्चन बोलो आपने वो पढ़ लिए हैं आज, जो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे इन फ्यूचर। ठीक है साथियों, तो वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आपकी कोई कमेंट होती है तो आप का मोस्ट वेलकम है, आप अपनी कमेंट को पोस्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बिकॉज आपको मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को और भी मिलने वाली है। कोई और कमेंट होती है आपकी तो mannatofficial14@gmail.com पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस मेंबरशिप के लिए भी आप इसी ईमेल आईडी पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों आपने करना क्या है, पोस्ट स्पेसिफिक की प्ले लिस्ट है जो हमारी नेटर टारगेट। ठीक है, नेटर टारगेट पे जाना है, वहाँ पे 14 क्लासेज पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस की हैं, आप उनको रिवाइज करते रहो। साथ के साथ में इस तरह की प्रीवियस क्वेश्चंस की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।